हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और अब हम पहुंच गए हैं टू दिस यूनिट, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और आज 1 फरवरी है, सो व्हाट बेटर डे टू कम अप विद दिस वीडियो दैन टुडे। सो आज इंटरिम बजट प्रेजेंट किया है गवर्नमेंट ने। आई विल टॉक अबाउट दिस फर्दर इन द वीडियो। नाउ ये जो यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज एक ही चैप्टर से 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम्स। इस बार का सैम्पल पेपर देखें तो 5 मार्क्स का तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने आपसे प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन पूछी है, एंड 1 मार्क का एक क्वेश्चन था दैट व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। द पॉइंट इज कि एक ही चैप्टर से 6 मार्क्स का आएगा तो इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम अच्छे से करें। ऑल्सो क्योंकि हम एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एनसीईआरटी के भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रेलिवेंट टू दिस यूनिट वो भी मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाउ बजट प्रेजेंट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अंडर आर्टिकल 112 कि गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट लेकर आनी है, प्रेजेंट करनी है, जिसमें वो आने वाले साल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए बताएगी अपने एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बट येस, इसकी एक एक्सेप्शन हो सकती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए जरूरी नहीं है, बजट विल ऑलवेज कवर दिस पीरियड। जैसे इस बार के बजट की बात करें तो वो एक इंटरिम बजट है, बिकॉज इस साल में जनरल इलेक्शंस होने हैं, तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से बजट लेकर आएगी। सो ये जो इंटरिम बजट अभी आया है, दिस इज नॉट गोइंग टू कवर द एंटायर ईयर, बट इट इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। बट येस, जनरली बजट इज फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो ये हमारे आर्टिकल 112 में लिखा है कि गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है बजट, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। देन वैसे तो बजट एक साल के लिए होता है जनरली, बट ये आने वाले कई सालों को इम्पैक्ट करता है, इसलिए बजट को हम 2 पार्ट्स में दिखाते हैं। एक पार्ट इसका होता है रेवेन्यू अकाउंट या रेवेन्यू बजट, जिसमें हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो एक साल को रिप्रेजेंट करती है। और एक होता है कैपिटल अकाउंट या कैपिटल बजट, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में बात करती हैं। सो लेट अस लुक एट दिस पैराग्राफ। ये एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है। Although the budget document relates to the receipts and expenditure of the government for a particular financial year, the impact of it will be there in the subsequent years. There is a need, therefore, to have 2 accounts. Those that relate to the current financial year only are included in the revenue account, also called revenue budget, and those that concern the assets and liabilities of the government into the capital account, also called the capital budget. ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, जैसे रोड्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल डिफेंस। नाउ ये ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता है लोगों को, ये होते हैं पब्लिक गुड्स। और पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट को ही क्यों प्रोवाइड करने होते हैं, इसका रीजन छुपा है इसके 2 फीचर्स में, जो कि है कि पब्लिक गुड्स होते हैं नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। नाउ इन 2 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझेंगे, और ये फीचर्स है पब्लिक गुड्स के, इंपॉर्टेंट है। नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, जैसे पब्लिक गुड, लाइक आई गिव यू द एग्जांपल नेशनल डिफेंस। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि नेशनल डिफेंस ऑफ द कंट्री सभी को प्रोटेक्ट कर दे, मुझे छोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू पब्लिक गुड्स। सो दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। अनदर फीचर कि पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस इन नेचर होते हैं। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड के साथ पिज्जा खा रहे हैं, विच इज अ प्राइवेट गुड, तो अगर आपका फ्रेंड एक पिज्जा की स्लाइस खा रहा है तो आपके लिए जो अवेलेबिलिटी है पिज्जा की वो कम हो जाएगी। दिस इज अ प्राइवेट गुड। बट पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई और पब्लिक गुड कंज्यूम कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आई एंड माई फ्रेंड आर नॉट राइवल्स इन कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सो अंडरस्टैंड कि पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर होते हैं। एक बार हम रीड करेंगे
ये जो पॉइंट्स हैं, बिकॉज दीज आर exactly written like this in your NCERT. Government provides certain goods and services which cannot be provided by the market mechanism, that is by exchange between individual consumers and producers, जैसे कि national defense, roads, government administration. Now government administration में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे birth registration, death registration, या आपको passport बनवाना होता है, so that is also a facility provided by the government. So to understand why public goods need to be provided by the government, we must understand the difference between private goods such as clothes, cars, food items, etc. and public goods. There are two major differences. One, the benefits of public goods are available to all and are not only restricted to one particular consumer. For example, if a person eats a chocolate or wears a shirt, these will not be available to others. It is said that this person's consumption stands in rival relationship to the consumption of others. जैसे मैंने पिज्जा का एग्जाम्पल दिया, you and your friend are rivals in consumptions when it comes to a private good, right? However, if we consider a public park or measures to reduce air pollution, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं एयर पोल्यूशन को कम करने की, वो भी एक तरह का पब्लिक गुड है. द बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू ऑल. ओके, इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, बट यस, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस ये फीचर्स होते हैं पब्लिक गुड्स के, ये अच्छे से लर्न कर लो. One person's consumption of a good does not reduce the amount available for consumption for others, and so several people can enjoy the benefits. That is, the consumption of many people is not rivalrous when it comes to public goods, right? Two, in case of private goods, anyone who does not pay for the goods can be excluded from enjoying its benefits. If you do not buy a ticket, you will not be allowed to watch a movie at a local cinema hall. However, in case of public goods, there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefits of the good. That is why these goods are called non-excludable. But इसका ये मतलब नहीं है कि public goods हमेशा free of cost होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे कुछ फ्री राइडर्स भी होते हैं. इमेजिन करो आप टोल टैक्स पे करते हो टू यूज अ हाईवे और टू यूज अ सर्टेन रोड, राइट? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है वंस इन अ वाइल कि कोई बिना टोल टैक्स पे किए निकल जाए? नाउ पॉसिबल है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है या चीटिंग से कोई ऐसे ही निकल सकता है, राइट? तो इस तरह की सिचुएशंस होती है और इस तरह के लोगों को हम कहेंगे फ्री राइडर्स. So even if some users do not pay, it is difficult and sometimes impossible to collect fees for the public good. These non-paying users are known as free riders. ठीक है? So this is also another term which is used in context with the public goods. ओके, उसके बाद फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये इंपॉर्टेंट है और जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हैं टीआर जैन में भी, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जहां पे लिखे हैं वहीं पे ये तीन बातें लिखी हुई हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हम पढ़ते हैं जीडीपी ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट? सो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो वही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की जब गवर्नमेंट बजट लेकर आएगी तो उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज की बातें होती है. रिच लोगों पे लगाए जाए टैक्सेस और पुअर लोगों को दी जाए सब्सिडीज. देन स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जैसे हर इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स होते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, रिकवरी, तो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे. तो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज की मदद से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. एलोकेशन फंक्शन वही होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा अपने रिसोर्सेज उन एरियाज में एलोकेट करेगा जहां से उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, बट ऐसे में सोशल वेलफेयर इग्नोर हो सकता है. तो गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज ऐसी जगहों पे एलोकेट करने चाहिए जहां पे सोशल वेलफेयर हो, सो दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर. तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से करके जाएंगे. प्राइमरीली दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट. देन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. तो कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है? ऐसी रिसीट्स जिससे या तो कोई एसेट कम होता है गवर्नमेंट का या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, राइट? तो ये तीन तरह की कैपिटल रिसीट सबसे ज्यादा पॉपुलर है. रिकवरी ऑफ लोन,
डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें एसेट्स को बेच दिया जाता है, गवर्नमेंट के एसेट्स को, और बोरोइंग्स। तो वो अगर आपसे पूछे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, तो बोरोइंग्स को छोड़ दो क्योंकि इससे तो डेट क्रिएट हो रहा है। तो ये दो होती हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, राइट। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखकर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देन उसके बाद प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी एक बार रीड करके जाएंगे। जब हम प्लान एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये वो खर्चे होते हैं जो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं, या जो भी स्टेट और यूटी ने अपने प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो खर्चे किए जाते हैं। रेवेन्यू नेचर के अगर हैं तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उन्हें कहेंगे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, द मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कवर्स अ वास्ट रेंज ऑफ जनरल economic social services of the government. The main items of non-plan expenditure are interest payments, defense services, subsidies, salaries, pensions. तो ये जो रूटीन फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़कर जाएंगे। देन इसी में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। सो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक इट्स रेवेन्यू काउंटरपार्ट, जैसे हमने प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा है उसी तरह से ये भी प्लान्स के अकॉर्डिंग जो खर्चे किए जाते हैं और स्टेट और यूटी ने अपने जो प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो खर्चे किए जाते हैं कैपिटल नेचर के, उन्हें हम प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। Non-plan capital expenditure covers various, again, general, social, economic services provided by the government. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसे भी आप देख जाइए, ये किसी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। Along with the budget, 3 policy statements are mandated by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, यानी बजट के साथ ये 3 स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट करनी होती है। द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, द फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसकी एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन भी लिखी है एनसीईआरटी में, बट इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं। द गवर्नमेंट मे स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट कलेक्ट्स, यानी जितना गवर्नमेंट ने कमाया है उतना ही अगर खर्चा हो गया तो इसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं, राइट। और जो अनबैलेंस्ड बजट होता है उसमें डेफिसिट बजट भी हो सकता है, सरप्लस बजट भी हो सकता है। When tax collection exceeds the required expenditure, the budget is said to be in surplus. However, the most common feature is the situation when expenditure exceeds revenue. मतलब ये सबसे ज्यादा कॉमन है कि खर्चा ज्यादा हो जाता है और रेवेन्यू यानी इनकम कम होती है, तो इसे हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। सो जब भी हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, एंड ऑल 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फॉर्मूला भी अच्छे से देखकर जाएं, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो वैसे फिस्कल डेफिसिट होता है कि जो बोरोइंग्स करती है गवर्नमेंट, राइट। जब हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हम करते हैं? नेट बोरोइंग्स एट होम, जो गवर्नमेंट ने पैसा उठाया अपनी कंट्री से ही, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, यानी 3 जगह से बोरोइंग जब गवर्नमेंट करती है तो उसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एट होम यानी लोगों से जो बोरो कर रही है गवर्नमेंट, आरबीआई से और फ्रॉम अब्रॉड, राइट। चलिए आगे देखते हैं नाउ। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिकार्डियन इक्विवेलेंस। हो सकता है आपने इस कॉन्सेप्ट का नाम भी पहले ना सुनाओ, बट क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, सो आई थॉट आई शुड शो यू दिस कॉन्सेप्ट, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसे समझना। सो लेट अस टॉक अबाउट रिकार्डियन इक्विवेलेंस, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक 19th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था डेविड रिकार्डो, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इमेजिन कि जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट में चल रही है। डेफिसिट तो आप समझते हो कि खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है। तो इससे डील करने के लिए गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करती है, चाहे फ्रॉम अब्रॉड, चाहे फ्रॉम पब्लिक, चाहे फ्रॉम आरबीआई,
तो जो कंज्यूमर्स है ना वो बहुत समझदार हैं और बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है। तो कंज्यूमर्स को पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट बोरोइंग करके अपने डेफिसिट को मैनेज कर रही है, यानी गवर्नमेंट की सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कंज्यूमर्स क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग है तो वो ये समझ जाएंगे कि अगर आज गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग कर रही है तो कल को वो हमसे ही ज्यादा टैक्सेस लेगी इस पूरी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आज ज्यादा बोरोइंग कर रही है तो फिर उसकी रीपेमेंट भी तो करनी होगी, तो कल को गवर्नमेंट हमसे ही ज्यादा टैक्सेस लेगी। सो इसलिए जो कंज्यूमर्स है जो कि बहुत समझदार है, फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आज ही टुडे अपनी सेविंग्स को बढ़ा देंगे। सेविंग्स को बढ़ा देंगे यानी कि इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम है तो फिर प्रोडक्शन भी कम होगी, यानी जो जीडीपी है कंट्री का वो कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगी। पहले हम यहां तक पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। Consumers are forward looking and will base their spending not only on their current income but also on their expected future income. They will understand that borrowing today, कौन बोरो कर रहा है? गवर्नमेंट, means higher taxes in the future. Further, the consumer will be concerned about the future generations because they are the children and grandchildren of the present generation, and the family, which is the relevant decision making unit, continues living. नाउ यहां तक हमने यही बात पढ़ी है कि आज अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में चल रही है और वो बोरो कर रही है तो कंज्यूमर्स आज अपनी सेविंग्स बढ़ा देंगे और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आउटपुट कम हो जाए। नाउ इमेजिन अ सेकेंड सिचुएशन, फिर से वही, गवर्नमेंट अगर डेफिसिट में चल रही है तो आज ही अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे तो वही लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, लोग जो है वो खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी और फिर वही आउटपुट भी कम हो जाएगी। सो डेविड रिकार्डो जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि इसमें से आप कुछ भी कर लो, चाहे आज अपनी बोरोइंग्स बढ़ाओ, चाहे आज टैक्सेस बढ़ाओ, कुछ भी कर लो, जो इसका इम्पैक्ट है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट है, यानी सेम है। दैट इज वाई द नेम रिकार्डो इक्विवेलेंस, मतलब इनका जो इम्पैक्ट है वो देखो सेम ही पड़ रहा है ना। यहां से पढ़ते हैं, दिस व्यू इज कॉल्ड रिकार्डियन इक्विवेलेंस आफ्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 19th century economists, David Ricardo, who first argued that in the face of high deficits people save more. It is called equivalence because it argues that taxation and borrowing are equivalent measures. चाहे टैक्सेस बढ़ा दो चाहे बोरोइंग्स ज्यादा कर लो, इनका जो इम्पैक्ट है वो सेम ही होगा इकोनॉमी में। When the government increases spending by borrowing today, which will be repaid by taxes in the future, it will have the same impact on the economy as an increase in government expenditure that is financed by tax increase today. तो आप समझ सकते हो कि आज चाहे गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स बढ़ाए या फिर आज गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, दोनों का इम्पैक्ट सेम ही होगा इकोनॉमी पे। दिस इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के बारे में। अगेन हो सकता है कि आपने ये पहले ना पढ़ा हो, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो स्टेबलाइजर क्या होता है? जैसे आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ स्टेबलाइजर यूज करते हो ताकि जो सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसमें जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है उससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब ना हो जाए, तो बीच में हम यूज करते हैं स्टेबलाइजर जो फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर लेता है ताकि जो सप्लाई है वो स्टेबलाइज्ड रहे, बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस ना हो। इसी तरह से इकोनॉमी में भी कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए चीजें, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेबलाइजर्स, एंड टैक्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजर। ना ये समझाने के लिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल दूंगी। जैसे आपको पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रही है इकोनॉमी में, लेट्स से ऑफ 10,000 रुपीज और 10,000 करोड़ मान लो। नाउ अब अगर हम इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि इससे हमारी इनकम कितने से बढ़ी है या कम हुई है, क्योंकि मल्टीप्लायर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है।
इससे हमारी इनकम कितनी चेंज हुई है उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल गिव यू चेंज इन इनकम। नाउ जो मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला हमारे पास है जो आप पढ़ते हो अपने सिलेबस में विदाउट टैक्स, आप टैक्स के बिना पढ़ते हो, विच इज k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। नाउ लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि MPC है 0.5, तो इस केस में k कितना होगा 1/1 माइनस 0.5, सो दिस विल बी 2। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लायर 2 है तो इसे यूज करते हैं 2 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,000, तो ये हो गया 20,000, यानी गवर्नमेंट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 की इन्वेस्टमेंट से जो हमारी आउटपुट जितने से बढ़ेगी दैट विल बी 20,000। ठीक है, नाउ इमेजिन अ सिचुएशन विद टैक्स। अब ये हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, आई डोंट वांट टू स्केयर यू कि आपने ये नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एन एडिशन टू योर नॉलेज। तो अगर टैक्स है इकोनॉमी में तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1 माइनस MPC के साथ आता है 1 माइनस T, मतलब टैक्स का रेट। नाउ अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी MPC है 0.5 और टैक्स का रेट चलिए मान लेते हैं 60% और 0.6, तो हमारा k कितना होगा, तो हमारा k होगा यहाँ पर 1/1 माइनस दिस इज 0.5 and this is 1 minus 0.6, so this will be 1/1 minus 0.2 1.25, तो यहाँ पर k की वैल्यू है 1.25। नाउ अब यहाँ पर अगर हम चेंज इन इनकम या चेंज इन आउटपुट निकालना चाहते हैं इसे यूज करके, सो दैट विल बी k इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन इनकम। 1.25 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट वॉज द सेम 10,000, तो यहाँ पे हमारी इनकम या आउटपुट चेंज हुई है 12,500 से। तो जो टैक्स है ना उसने हमारे इम्पैक्ट को थोड़ा सा रोक लिया है, टैक्स के बिना ज्यादा इंक्रीज होती आउटपुट और टैक्स के साथ आउटपुट कम इंक्रीज हो रही है। तो आप सोचोगे कि मैम इसका क्या फायदा, हम क्यों चाहते हैं कि आउटपुट कम से इंक्रीज हो। तो देखो फॉरवर्ड में तो चलो ठीक है, हम चाहते हैं कि आउटपुट ज्यादा से ही बढ़े, बट इमेजिन दिस इज द बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अगर हम 10,000 की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से निकाल लेते हैं, अगर ये नेगेटिव में हो तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा ना कि उसकी वजह से 20,000 की आउटपुट कम हो जाएगी इकोनॉमी में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड वर्किंग। बट अगर टैक्स होगा तो वो थोड़ा हमें प्रोटेक्ट कर लेगा कि अगर 10,000 से इन्वेस्टमेंट कम होगी इकोनॉमी में तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इनकम या आउटपुट 12,500 से ही कम होगी, विच इज अ गुड थिंग अगर हम नेगेटिव फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं। तो यस, कई बार हमें चीजों को स्टेबलाइज करना होता है, हम नहीं चाहते हैं कि जीडीपी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, उसके लिए हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दिस टॉपिक। The proportional income tax does act as an automatic stabilizer, a shock absorber. Especially this thing, during recession, when GDP falls, disposable income falls less sharply and the consumption does not drop as much as it otherwise would have fallen had the tax liability been fixed. This reduces the fall in aggregate demand and stabilizes the economy. वही कि जब हम बैकवर्ड वर्किंग की बात कर रहे हैं तो टैक्स के होने से चीजें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि अगर टैक्स ना होता तो इनकम 20,000 से कम होती इकोनॉमी में ड्यू टू द इनिशियल फॉल इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, बट टैक्स के होने की वजह से हमारी इनकम 12,500 से ही कम होगी, तो दैट इज लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट? So this is what we are talking about. Then dash taxes have limited coverage compared to dash taxes. देखो जो direct taxes होते हैं उसकी limited coverage होती है। Now imagine जैसे जो tax है वो slab rates के according apply होता है। मान लीजिए
किसी पर्सन की इनकम 0 से 3 लाख के बीच में है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा, राइट। सो डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी लिमिटेड कवरेज है क्योंकि सभी लोग इसमें इंक्लूड नहीं होते। इमेजिन जो आपके घर में हाउस हेल्प है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे होंगे, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो पे कर रहे होंगे। कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो मार्केट से तो उस पर टैक्स तो होता ही है, जैसे एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो मार्केट से, चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, राइस, व्हीट, ब्रेड, बटर, कुछ भी, तो उस पे आप टैक्स तो पे कर ही रहे हो, दैट इज लाइक एन इनडायरेक्ट टैक्स। आप रोड पे चल रहे हो तो टोल टैक्स पे करते हो, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सब ऑलमोस्ट सभी लोग कवर हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, बट डायरेक्ट टैक्सेस में हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग कवर हो जाते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स की कवरेज लिमिटेड है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, उसके बाद देखते हैं, इफ इन एन इकोनॉमी द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर आर लेसर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, देन इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डेफिसिट बजट। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, नथिंग स्पेशल हियर। ओके, उसके बाद आर फिस्कल डेफिसिट्स नेसेसरली इन्फ्लेशनरी। तो देखो फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस में हम पढ़ते हैं कि फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन हो सकती है इकोनॉमी में। द रीजन इज सिंपल कि अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है और बोरो करके पैसा वो अपने पास थोड़ी रखेगी, वो स्पेंड करेगी उस पैसे को जरूरी कामों पर। तो स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट की, जिससे इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा, और लोगों के हाथ में अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो डिमांड बढ़ा देंगे। और अगर डिमांड बढ़ गई बट आउटपुट नहीं बढ़ रही, सप्लाई उसके हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो प्राइस राइज वुड बी एन ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बट क्या ऐसा पक्का होगा? क्या ऐसा होना मतलब कंपल्सरी है इन एवरी सिचुएशन? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे यहीं पे अगर हम बोले कि हाँ चलो ठीक है डिमांड बढ़ जाएगी, बट अगर आउटपुट भी बढ़ जाती है तो फिर इन्फ्लेशन नहीं होगी, फिर प्राइस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। कैसे हो सकता है? अगर गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ा रही है और उस पैसे को खर्च कर रही है मे बी डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, तो इन चीजों से आउटपुट बढ़ सकती है। और क्योंकि वो पैसा इकोनॉमी में जा रहा है, लोगों के हाथ में जा रहा है, तो डिमांड भी बढ़ सकती है। तो अगर डिमांड बढ़ रही है बट उसके साथ साथ आउटपुट भी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि प्राइस राइज होगा, राइट। सो ऐसा हमेशा नहीं होगा। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। चलो आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, डज बैलेंस्ड बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनइफेक्टेड इन द इकोनॉमी? इसका आंसर है नो, और इसे समझाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल यूज करेंगे। तो जैसे बैलेंस्ड बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो रिसीट है, जो कमाई है गवर्नमेंट की, दैट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यही होता है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट की रिसीट है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, लेट्स से ₹100, इजी वैल्यू यूज करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल ना हो। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होगा 100, दिस इज बैलेंस्ड बजट। ठीक है, अब देखो अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है 100 रुपीज का इकोनॉमी में, किसी भी फॉर्म में कर सकती है, तो इससे डिमांड बढ़ेगी। मान लो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 100 रुपीज, तो वो 100 रुपीज का कुछ सामान खरीद रही है मार्केट से, कुड बी टू प्रोवाइड मिड डे मील्स इन द स्कूल्स, और मार्केट से वो सीमेंट खरीद रही है, ब्रिक्स खरीद रही है कोई बिल्डिंग बनवाने के लिए, राइट। सो कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपीज से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड भी 100 रुपीज से बढ़ जाएगी, इसका ये इम्प्लीकेशन है। ठीक है, दिस इज विद रेफरेंस टू दिस। बट अगर टैक्स बढ़ता है 100 रुपीज से, तो देखो टैक्स के बढ़ने से तो डिमांड कम होगी ना, क्योंकि लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी,
तो वो कम डिमांड करेंगे। बट क्या 100 रुपीज के टैक्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड 100 रुपीज से ही कम होगी? द आंसर इज नो, दिस इज रॉन्ग। कैसे कह सकते हैं? देखो, अगर आप 100 रुपीज से टैक्स बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 100 रुपीज से कम हो जाएगी, ठीक है, बट वो सारी इनकम तो वैसे भी स्पेंड नहीं करते। वो कितनी इनकम स्पेंड करते हैं वो उनके एमपीसी पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं एमपीसी है 0.5, यानी कि जब इनकम बढ़ती है कंज्यूमर्स की तो उसका 50% वो खर्च करते हैं। इसका रिवर्स भी आप मान सकते हो कि अगर कंज्यूमर्स की इनकम कम होती है तो वो 50% से अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं। 50% से वो अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे, यानी कि 50 रुपीज से डिमांड कम होगी इकोनॉमी में। आई वुड रिपीट, यानी 50 रुपीज से डिमांड कम होगी इकोनॉमी में। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 रुपीज के टैक्स की वजह से 50 रुपीज से डिमांड कम होगी इकोनॉमी में, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर हम कह रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी 100 से, और यहां पे हम कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम होगी 50 से। तो व्हाट इज द नेट चेंज इन एग्रीगेट डिमांड? नेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इन दिस सिचुएशन वी आर सेइंग कि एडी जो है वो प्लस होगा 100 से, और इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि एडी जो है वो कम होगा 50 से, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन एडी? द नेट इंक्रीज इन एडी इज ऑफ 50 रुपीज। अब हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर बैलेंस्ड बजट है तो क्या इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड रहेगी इकोनॉमी में? नो, वी सेड नो, ऐसा नहीं है, डिमांड अनअफेक्टेड नहीं रहेगी। इनफैक्ट डिमांड आपकी बढ़ेगी, जैसे हमने यहां देखा। सो दे से कि बैलेंस्ड बजट इज अ गुड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसको यूज करके हम एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मैंने कुछ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, तभी तो इस सीरीज का नाम है हिडन जेम्स। रेगुलर टॉपिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो, कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ यूनिक बातें जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है वो हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ इट डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अब हम कवर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट, जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज रेट की बातें करेंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।